आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने मैं बेस्ट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं सीजीएल मेंस के। आप इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखिएगा और बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बदला है और क्या नहीं बदला, इस चीज को भी आप जज कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हर एक तरीके के सवाल यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, करण वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर। यहाँ पर वो स्कूल हाउस पोस्टर के नजदीक खड़ा हुआ था। तो प्लेस को बताने की बात अगर हम करते हैं तो बिसाइड्स नहीं, हमें यहाँ पर बिसाइड की जरूरत है। अब बिसाइड के हिसाब से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट तो यहाँ पर होगा, इंप्रूवमेंट तो यहाँ पर होगा। अब हमने ध्यान से समझने का काम किया, इस वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो वॉज के साथ स्टैंड नहीं, स्टूड नहीं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसके लिए फोर्थ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सवाल हमारे सामने लिखा है, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। देखिए मेरे बच्चों, अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बैड, इसका मतलब होता है अगली। रूट लेवल पर मैं आपको ये समझाता हूं, और किसी भी शब्द के अंत में अगर एस्क जुड़ा हुआ है तो वो उसके अपीयरेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ ए गलत आ गया हमारे सामने, यहाँ डब्ल्यू गलत हो गया, यहाँ ए गलत, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने थर्ड बन जाता है। इसके लिए यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, आपको बताना है इसमें से गलत स्पेलिंग कौन सी है। सबसे पहले इंपीरियल, इंपीरियल का मतलब होता है साम्राज्य यानी कि एम्पायर से रिलेटेड, ये अपने आप में सही है। इम्पैटुनेंट, इम्पैटुनेंट कोई शब्द नहीं होता, ये बेसिकली होना चाहिए इम्पर्टिनेंट। अब इम्पर्टिनेंट अपने आप में शब्द हुआ एडजेक्टिव, और इम्पर्टिनेंट के बारे में अगर हम समझते हैं तो इम्पर्टिनेंट का मतलब हमें क्या समझ में आता है, यानी कि जो अपने आप में रूड होता है, रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की। ठीक है ना जी, ओके। इम्प्लीकेशन अपने आप में सही है, इम्पैटुअस अपने आप में सही है। जो बिना सोचे समझे एकदम से काम कर दे वो इम्पैटुअस है। और इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट जो सजेशन हमारे सामने बनता है, यहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए दी है। क्वेश्चन 4 हमारे सामने है, ये हमें कहता है कि एड्रेस का आप लोगों को होमोनिम चेक करना है। एड्रेस के दो मीनिंग समझ आते हैं, अगर वर्ब की तरह से हम समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकल कर आता है किसी को संबोधित करना, यानी कि किसी को अपनी बात कह देना। नाउन की तरह अगर हम समझे तो इसका अर्थ निकल कर आता है पता, यानी कि जहां आप रहते हैं वो आपका एड्रेस क्या है, वो आपका पता क्या है, वो आपको बताना है। अब देखो, इसके पीछे की ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। या तो सभी के सभी ऑप्शंस में आपको ढूंढना है, यहाँ होम का एड्रेस है, पता है, तो इनमें से कहीं पते का एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर 3 ऑप्शंस में एड्रेस पता बताएगा, एक एड्रेस में संबोधन करना बताएगा। डिलीवरी ड्राइवर कॉल्ड मी बिकॉज ही वाज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग माय एड्रेस, पता करने की बात हो गई है। सेलिब्रिटी रिक्वेस्टेड दैट हर रेजिडेंशियल एड्रेस, तो घर पर रहने वाले का पता, तो इसका मतलब एड्रेस वाला तीसरे ऑप्शन में भी हमें मिलेगा। ठीक है ना सर, सिटी में रहने के बाद 10 साल सारा हैड टू नोटिफाई द पोस्ट ऑफिस दैट हर परमानेंट एड्रेस, तो ये भी पता ही है, तो बचा एक ही होगा। अब इसमें हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहां पर एग्जैक्टली क्या है सर, जो प्रेसिडेंट का टेलीवाइज्ड एड्रेस है, संबोधन है, उसकी बात यहां पर कही गई है। अगला सवाल हमारे सामने आता है, फियर ऑफ अगलीनेस। फियर को हम फोबिया कहते हैं, फोबिया सब जगह पर है। अगलीनेस को हम कैको कहते हैं। आर्कन स्पाइडर को कहा जाता है, तो स्पाइडर का फियर। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, ठीक है। एक्रो का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई से डर होता है। करेक्ट आंसर ए हो गया। ये चीज मैं आपको वोकैब विट्स वाले बैच में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, और वोकैब विट्स बुक अगर आपके पास है, मैं फिर कह रहा हूं, वोकैबलरी को 0 लेवल से आप उड़ा दोगे। और जो बच्चे वोकैबलरीज को रटने की सोचते हैं कि रट्टा लगाए जाओ काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई, एग्जाम्स ऐसे नहीं टूटते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है, टू स्टेन अ ग्नेट। ग्नेट बेसिकली एक छोटा कीड़ा होता है, स्वेलो कर देना कैमल, यानी कि कैमल को तो निगल जाओ और भाई साहब अपना तनाव ले लो छोटी सी चीज पर, यानी कि छोटी चीज जो इनसिग्निफिकेंट होती है उस पर तनाव लेना, और बड़ी चीज को आप निगल जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटी मोटी बात पर बहस कर दी, बड़े बड़े मुद्दे इग्नोर कर दिए, यही इसका आंसर हुआ भाई। अगला क्वेश्चन है, द इंट्रूडर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टोन। सबसे पहले इस डिस्ट्रॉयड को ध्यान से देखेंगे, V2 हमारे सामने है,
तो वॉज या वर के साथ डिस्ट्रॉयड हमें चाहिए। पहली बात हमारे सामने वर डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है। दूसरे ऑप्शन में इंक्लूडिंग द कार्पेट सेवरल आइटम्स इन द रूम हैव बीन टोर्न। सर यहाँ पर मीनिंग को जानबूझ के उड़ा दिया गया है क्योंकि दोनों का टेंस अलग अलग है। इंट्रूडर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इंट्रूडर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नॉनसेंस हो गया सर, ये तो दूर दूर तक सेंसिबल नहीं है। ठीक है जी। आगे लिखा है सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड इन द रूम बाई, सर ये आपने पैसिव को कंसाइज कर दिया, ऐसा नहीं चल पाएगा। तो पहला ऑप्शन अपनी जगह फिट है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत हमारे लिए नहीं बची। क्वेश्चन 8 हमारे सामने क्या कहता है, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर, तुम्हें लगता है तुम अपने पापा से ज्यादा अच्छे से जानते हो। अब कोई माँ अपने बच्चे को अगर ये कहे कि तुम्हें लगता है तुम अपने पापा से ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, एक माँ अपने बच्चे का मजाक उड़ा रही है। अब पॉइंट को समझते हैं। हिज एंग्री मदर सब जगह पर लिखा है। आगे लिखा है जियर्ड, मजाक में टोंट मारना, ये सब जगह लिखा है। एंड आस्क्ड, सर यहां से क्या किया गया है, सवाल पूछा गया है। चल सकती है ये बात, चल सकती है ये बात, चल सकती है ये बात, लेकिन ये बात नहीं चल पाएगी। ठीक है जी। अब इन तीन ऑप्शंस में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहां क्या लिखा, डू यू सपोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग मेरे बच्चे पास्ट परफेक्ट में नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है। अब यहां इस लिखे ऑप्शन में यू को तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हमारे पास बचा एक ही ऑप्शन है और थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। हियर यू कैन वेरीफाई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये करेक्ट आंसर आपके सामने पूरी डिटेल मैंने आप लोगों के लिए दे दी है ताकि आप बाद में भी समझ सकें। कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है ना, ये टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये पीवाईक्यू के बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अब मेरे बच्चों इस सवाल को तोड़ने के लिए अगर इंपैरेटिव सेंटेंस में हम रोका कर रहे हैं, रोका का मतलब क्या हुआ, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं मेरे बच्चे, अगर हम किसी भी इंसान के सामने कमांड दे रहे हैं, या फिर अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो इसके साथ हमें कंपलसरी लिसनर चाहिए। यानी कि इस लिखे हुए सेंटेंस में मैजिस्ट्रेट ने कहा है पहले विटनेस को बुलाओ, ऑर्डर दिया है। अगर ऑर्डर दिया है तो बिना लिसनर के ये ऑर्डर जस्टिफाई नहीं होगा, ट्रांजिटिव वर्ब हमें चाहिएगी। तो आस्क की इफ के साथ बात नहीं करेंगे, है ना सर। यहां सेड की बात दैट के साथ नहीं, इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर बिना लिसनर के जो लिखा है ये गलत है। लिसनर अपनी तरफ से एज्यूम इसमें हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना जी। तो ये एक अच्छा बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में बहुत प्यारी ट्रिक है। हम आप लोगों को ये अपने फाउंडेशन बैच में उड़ाते हैं भाई ऐसे सवालों को। यहाँ पूरी डिटेल है, यहाँ आपके सामने बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं इसके बारे में भी मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दे दिया। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन क्लेम करना है तो एरोनस, एर ई डबल आर का मतलब ही गलती होता है, मिस्टेक होता है। आपको बताना है सिनोनिम, तो फॉल तब होगा जब गलती करेंगे, यही होगा। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, एक्यूरेट और राइट ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सिंपल वोकैबुलरीज पूछी गई थी। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, सही वक्त पर लिया गया डिसीजन आपका बहुत सारा समय बचा देता है। टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स मोर वर्क, सही समय पर लिया गया डिसीजन आपका समय बचाता है। ठीक है ना जी। गलत तरह का डिसीजन आपकी जिंदगी में एक ही काम को बार बार करने पर मजबूर कर देता है। एक बार पहले इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, अब मेरे साथ मिलकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर हेयर के साथ क्वेश्चन हम शुरू नहीं कर सकते। अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। अक्रॉस मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज देयर एग्जिस्ट्स अ विजिबल कॉन्फ्लिक्ट इन हाउ द ओल्ड एंड न्यू कोएग्जिस्ट, कि नए और पुराने कैसे एक साथ रहते हैं, इसमें एक बहस छिड़ी हुई है। ये ओपनिंग हो सकती है। द ओल्ड एंड द न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, ये बिल्कुल दो अलग दुनिया है, सर्वाइविंग साइड बाय साइड। आगे लिखा है येट नेवर क्रॉसिंग दैट चैज्म, यहां दैट किसके लिए यूज किया गया है, चैज्म का मतलब यहां गैप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाउएवर पुदुचेरी स्टैंड्स एज अ स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन वेयर दीज वेरी कंट्रास्ट्स, यहां दीज किसके लिए यूज किया गया है, ओल्ड एंड न्यू के लिए। ठीक है ना जी। बात समझ में आ गई। बी से शुरुआत करते हैं, डी की कनेक्टिविटी उठाते हैं, बी के साथ डी, बाकी की बातचीत पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने आ गया है बेटा। 13th क्वेश्चन को देखते हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है। क्या कहता है ये सवाल, द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इन फ्रांस। यहां पर इट्स यूज हुआ है कंपनी के लिए। इन्वेस्ट करेगा कितना ज्यादा, कितना ज्यादा भाई,
600 करोड़ से ज्यादा। और कब करेगा? नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये फ्यूचरिटी ऑफ एन एक्शन बताता है, तो ये बातचीत फ्यूचर के लिए ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब गड़बड़ यहां है, या तो इस मोर के साथ आप यहां पर देन लगा दो, सबसे सही जवाब होगा, या फिर आप लिख सकते हैं एज मैनी एज, आप इसको एज के पेयर में भी ठीक कर सकते हैं। तो हम इस लिखे हुए पार्ट में ही यहां पर देन लगा देते हैं, तो बात अपनी फिट हो जाती है। ए वाले पार्ट में कहां गड़बड़ है? ए वाले पार्ट में कहां गड़बड़ है? यहां गड़बड़ है। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों के सामने बिल्कुल सीधा सीधा सवाल का जवाब बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं। हियर वी हैव द डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है गुलिबिलिटी, जिसको आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है, या जो आसानी से बुद्धू बन जाता है, आसानी से विश्वास कर लेता है, वो गुलिबिलिटी कहलाता है। एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम के लिए हमें जाना होगा उस शब्द की ओर जो क्या होता है, हर चीज पर डाउट करता है। तो हर चीज पर डाउट, स्केप्ट का मतलब डाउट है। रूट लेवल की क्लास में आपको हजारों बार बताया है ना। बिल्कुल नो सीखिया होता है, सिनोनिम टेक दो। इनोसेंस, मासूम, भोला, गोलू, है ना, ट्रस्ट करने वाला इंसान। तो भाई हमारे सामने स्केप्टिसिज्म इसका एंटोनिम बन जाता है। हियर वी हैव द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन 15 पर हम काम करते हैं। आपको इसकी एक्टिव वॉइस बतानी है। द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड कासल वॉज बीइंग पेंटेड, है ना जी। पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। वॉज या वर के साथ पेंटिंग हमें चाहिएगा, है ना। आर पेंटिंग नहीं चलेगा, वर पेंटिंग चल सकता है। खाली पेंटेड नहीं, हैड बीन पेंटिंग नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने थर्ड इसके लिए बन जाता है। हियर वी हैव द डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है 16th। पहले एक बार आप इसको बनाकर देखिए। चलिए बच्चों, अब हम इसको बनाकर देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। देखिए ओपनिंग लाइन देखते हैं, डी बी सी ए। देखो बहुत मदद की है आप लोगों की मेंस में, डी सी बी ए शुरुआत में दिया हुआ है, बस तो फिर आप ये देखना ओपनिंग कहां पर फिट बैठती है। सिंस की बात करते हैं तो ये रीजन बताने का काम करता है। तो सर सिंस रीजन शुरू में नहीं बताएगा, सी को हटाते हैं। हाउएवर कॉन्ट्रडिक्शन बताता है ना। कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि इससे पहले कुछ बताया जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन बात है ना। आगे लिखा फेस्ड विद हाई कॉस्ट एंड स्केर्सिटी ऑफ इंडियन इंडिगो, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स वर फोर्स्ड टू रिलाई ऑन द वुड प्लांट फॉर देयर डाइंग नीड्स। ठीक है ना, वुड प्लांट पर उनको निर्भर होना पड़ा, जिसकी वजह से वो डाई कर सकते थे, अपने कपड़ों पे रंग चढ़ा सकते थे। डी ऑप्शन कहता है इंडियन इंडिगो वॉज क्या लिखा, प्रोहिबिटिवली, इसको बैन किया गया था बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से, एंड ओनली मीगर क्वांटिटीज एवर रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स। लो जी, आंसर हमारे सामने बन गया। इंडियन मार्केट में ये हाल था, इसी की वजह से हाई कॉस्ट और स्केर्सिटी। हाई कॉस्ट क्यों हो गई? क्योंकि बहुत कम मात्रा में था। एक्सपेंसिव की वजह से कॉस्ट और स्केर्सिटी कम मात्रा। तो डी के साथ ए फिट बैठता नजर आ रहा है। करेक्ट आंसर हमारे सामने मिल गया है भाई। ठीक है ना, और किसी ऑप्शन में डी के साथ ए है भी नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, अच्छे बैच में पढ़ने का यही फायदा मिलता है, सेकंड्स में क्वेश्चन उड़ाए जाते हैं। वाई वॉज सच अ लेटर, यहां रिटर्न लिखा, यहां वॉज लिखा। पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग में जाना चाहूं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये मिल गया, बात खत्म होगी। करेक्ट आंसर हो गया बेटा, ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन दे दी है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन 18 हमारे सामने है। द एंटायर फैमिली वुड बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। पील्स अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझेंगे, अ पील ऑफ लाफ्टर। ठीक है ना, लाफ्टर के लिए हम लोगों को यूज करनी पड़ती है एक यूनिट जिसे अपील कहते हैं। ठीक है ना जी, तो या तो आप इसको ऐसे ठीक कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका है, ये फोर तो आएगा ही नहीं, आपको इसके लिए यूनिट लिखने के लिए नाउन में समझाया जाता है। अगर मैं आपको कहूं आई वॉन्ट अ वाटर, तो आप इसे ठीक करेंगे आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर के लिए यूनिट आप स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है ना जी, तो कुल मिलाकर इसके सी वाले पार्ट में ही गड़बड़ है, जो हमारे सामने बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गिवन बिलो आर जंबल पार्ट्स। हाँ जी, इसको भी अब थोड़ा सा उड़ा लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है हमारे सामने। By the intricate tapestry of the philosopher was captivated that define human existence, moral and ethical dilemmas। अब सवाल कहां से बनता है? जो फिलोसोफर है वो कैप्टिवेटेड था, किसी से कैप्टिवेटेड था? बाय द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री, यानी कि बी के बाद ए, बी के बाद ए, बी के बाद ए नहीं है, उल्टा फंसा दिया।
यहाँ अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नाउन क्लॉज से शुरू होने वाला सेंटेंस है, दैट डिफाइन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, नहीं, ये तो रिलेटिव क्लॉज की बात कर रहा है। मोरल एंड एथिकल डिलेमास, आप इसको शुरुआत में तब रखते हैं जब इसके बाद हमें वर्ब मिल जाए, तो वर्ब मिलेगी नहीं तो बी से हम इसकी ओपनिंग डिसाइड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हो गया भाई हमारा। क्वेश्चन 20th को ध्यान से देखते हैं। ही इंक्वायर्ड, इसको देखते ही समझ में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब तब वैलिड है जब हमारे सामने डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट लाने के लिए वेदर का कोई लेना देना नहीं, सिंपल यहां पर वॉज लिखा है तो इज एम आर से कहानी शुरू होनी चाहिए, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पैराजम्बल का एक और बेहतरीन छुटकू सा सवाल आपके सामने आ रहा है। क्या कहता है ये, देखो भाई, हैज बीन तब लिखे जब इससे पहले सब्जेक्ट मिले, ए वाला पार्ट गया, ए वाला पार्ट गया। द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये हो सकता है, संभावना है पहले आ जाए। आगे लिखा टू द स्टेडी राइज इन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स, ठीक है ना जी, ये किसकी बात कर रहा है नहीं समझ में आ रहा है। आगे लिखा ऑब्जर्व्ड अक्रॉस, तो भाई बी की ओपनिंग हम उठाएंगे, बी की ओपनिंग यहीं पर है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी। इन क्वेश्चंस को हिंदी के बेसिस पर, ट्रांसलेशन के बेसिस पर जिस भाई ने बनाने शुरू किए उसने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है जी। आंसर आपके सामने आ गया भाई। क्वेश्चन 22 कहता है द टाइनी स्टैग, स्टैग हम बोलते हैं हिरन जैसा एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है ना, वो भी छोटा। स्टूड लुकिंग एट देम, वो देख रहा है, देखने के अंदाज को, यानी कि देखने का अंदाज किससे, आंखों से, आंखों को यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। आंखें ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, ड्राई नहीं हो सकती, स्टेशनरी नहीं हो सकती, ल्यूमिनस होती हैं। ल्यूमिनस होने का मतलब यहां समझ आया कि कोई हमारे सामने एक स्टैग है जो अंधेरे में खड़ा हुआ है, ठीक है ना जी। अंधेरे का यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन कोई भी छोटे बच्चे की आंखों में ना एक चमक होती है, उम्मीद की चमक होती है, उसको बताने के लिए वैलिड आंसर ल्यूमिनस है। ल्यूमिन का मतलब ही रोशनी होता है, लाइट होता है, समझ में आ रहा है। ये चीजें आपको रूट लेवल पर मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है, वो कैबिट्स अपनी पढ़ो, उससे आसानी से ये चीज समझ आ सकती हैं। आई आस्क्ड मैरी इफ शी वुड लैंड मी अ पेन, इसको देखते ही समझ में आ गया इंटेरोगेटिव है और वो भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब यहां लिखा है वुड लैंड, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, आस्क के साथ टू नहीं आ सकता, ठीक है जी। यहां पर हम देखेंगे तो कैन वुड में कन्वर्ट हो नहीं सकता। अब हमारे सामने बचा है क्या, ठीक है जी, हमारे सामने यहाँ शी क्यों आ गया, हमें तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करना था, तो हमें यहाँ पर यू तो मैरी के अकॉर्डिंग चेंज किया और आई के अकॉर्डिंग भी चेंज हुआ, तो मुझे लगता है यहाँ पर बेहतर आंसर हम फोर्थ को मार्क कर लेंगे, ये तो अपनी जगह गलत ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है, रेडियम ब्लैंक रेज दैट कैन हार्म द आईज, जो आंखों को नुकसान पहुंचते, रेडियम, रेडियम वो रोशनी फेंकता है, वो रोशनी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो गिव्स ऑफ का मतलब होता है एमिट करना, रिलीज करना। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, टू क्विट, ठीक है ना। गिव ओवर का मतलब होता है किसी को हैंड ओवर कर देना, और गिव अवे का मतलब होता है किसी को कोई चीज मुफ्त में बांट देना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई करेक्ट आंसर यही बनता है हमारे सामने। हियर वी कैन चेक द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन 25 कहता है कम क्विकली इफ यू विल, सर कंडीशनल क्लॉज को फ्यूचर में नहीं बताते, फ्यूचर में नहीं बताते तो ये भी गया, इंप्रूवमेंट हम करेंगे। इफ यू हैव कैच, क्या ये कोई टेंस बना, नहीं बना, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने सेकंड ही बनता है। तो यहां पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्कुल सिंपल पेपर आया है, ज़्यादा कोई परेशानी की बातचीत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन यहीं पर देना चाहता हूं, अगर किसी भाई का सीजीएल मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, घबराए नहीं, एक बार फिर से मेरे साथ तैयारी करनी शुरू करें। मैं आप लोगों को उस बेसिक लेवल से तैयार करना चाहूंगा जिस लेवल पर ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगते आपके सामने, ठीक है बच्चों। तो निश्चिंत रहें, दोबारा मेहनत करें जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो, और उसी के साथ साथ आप हर तरह के क्वेश्चंस पर एक्सपर्ट बने ताकि आप लोग डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चंस को सेकंड्स में उड़ा सकें। थैंक यू सो मच।